गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग फिट एंड फाइन अपनी पढ़ाई में बढ़िया तरीके से जुट गए होंगे। और कल आप लोगों का पहला दिन था दिल्ली पुलिस का। हमने स्पेशल बैच जो है ये यही कंसीडर करके इसको चला रहे हैं कि 4 महीने में हमें बढ़िया तरीके से सिलेबस भी पूरा कराना है और वो पार्ट ज़्यादा प्रेफरेंस में रख के पूरे करा देने हैं जिनके कि आने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो प्रायोरिटी बेसिस पर रखेगा हर एक टीचर, ठीक है। चलिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था हमारा संविधान कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन जिसके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का दूसरा आबादी वाला बड़ा देश एक बढ़िया तरीके से चल पा रहा है। बढ़िया इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतने लोगों को सिर्फ शांत रखना भी बहुत बड़ी बात है। इसका कारण है वो लिखित दस्तावेज जिसमें हमारे लगभग 300 लोगों ने काम किया, जिनमें से बहुत सारे इलेक्टेड थे और कुछ नॉमिनेटेड थे। देसी रियासतों ने 93 आदमी भेजे और अंग्रेज भारत ने 292 और 4 कमिश्नरी इलाके से ABCD। इस तरह करते करते फाइनली मुस्लिम लीग और देसी रियासतों के कुछ लोग इस बैठक में आने लगे और लगभग 324 शुरू में और फाइनली जाके 299 और जो साइन किए वो महज 284 लोगों ने किए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर तैयार हुआ 2 साल 11 महीने 18 दिन में, जिनमें अगर सेशंस की बात करें तो सिर्फ 11 सेशंस थे और एक अंतिम बैठक थी। तो इसलिए बहुत सारी किताबें 12 लिख देती हैं। इन 12 बैठकों में या प्रॉपर तरीके से देखें तो 11 सेशंस में कुछ अवधि के सेशंस रहे। ऐसा नहीं है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन हर दिन काम हुआ, लेकिन लिखित में बैठकें 165 दिन की आती हैं। टोटल सेशंस 11 आते हैं। इनमें से 114 दिन तक ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम किया। ये वही ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसके हेड थे BR अम्बेडकर, जिसमें 7 सदस्य थे और BR अम्बेडकर इसके मुखिया थे। ये वही ड्राफ्टिंग कमेटी है जिससे पहले ड्राफ्ट बना चुके थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। वही बेनेगल नरसिंह राव जिन्होंने एक भी रुपया नहीं लिया भारत से। इस देश की जनता का पैसा था वो किसी बाहर के आदमी का पैसा नहीं था। और उस टाइम में 63-67 के लाख के बीच में तो वैसा खर्चा कुल मिला के कहते हैं 1 करोड़ रुपए के आसपास की लागत आई थी उस सारे कामकाज में। तो आप ये लगा लो कि उस आदमी ने एक भी पैसा नहीं लिया, निःशुल्क सेवाएं दी। और वो आदमी बहुत बड़ी हस्ती था क्योंकि देखो इंडिया के लिए फ्री काम किया। वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां वो जज के रूप में रहे और उन्होंने बर्मा के संविधान में भी मदद की, बर्मा के लोगों की। तो एक बहुत बड़ी हस्ती थे, लेकिन संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। महात्मा गांधी भी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। कुल 15 औरतें संविधान सभा की सदस्य थी, जिनमें से पहली मीटिंग में महज 9 पहुंची थी और इनमें इकलौती मुस्लिम महिला थी बेगम अय्याज रसूल, इकलौती मुस्लिम महिला। तो बहुत सारे लोगों ने काम किया और एक कड़ी मशक्कत मेहनत करके, क्योंकि वही अच्छी चीजें निकालनी थी देश के लिए बेस्ट। ये रोज लिखी जाने वाली चीज नहीं थी, ये एक ऐसा संविधान लिखना था जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने की लायकियत रखता हो, इतनी मजबूती रखता हो कि हर इंसान इसके अकॉर्डिंग बाउंड होने की खुशी माने, ये ना माने कि ये हमारे ऊपर क्या थोप दिया गया। तो बहुत बेहतरीन काम करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में वो लिखित दस्तावेज हमारे सामने आया और 26 नवंबर 1949 को 284 लोगों ने उस भारी भरकम किताब पर साइन किए। इन साइन करने के बाद सारी चीज़ों को लागू नहीं किया, सिर्फ स्टार्टिंग में कुछ आर्टिकल्स को लागू किया गया। मैंने कल जिक्र भी किया था, नागरिकता वाले 5, 6, 7, 8, 9 थे, फिर 324 था, बताया था 60 था और 366 था, 67 था, 379, 380, 91, 92, 93। तो इस तरह के कुछ आर्टिकल्स लागू किए। सारे के सारी किताब को लागू किया 26 जनवरी 1950 को। कारण भी आपको बताया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को बिना आज़ाद हुए हमने पहली बार आज़ादी मनाई थी, सांकेतिक स्वाधीनता दिवस। पंडित नेहरू लाहौर में रावी नदी के तट पर डिसीजन लिया था पूर्ण स्वराज्य का। तो वो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, आज उनसे आगे पढ़ेंगे। जो ये मोटी भारी भरकम किताब लिखकर तैयार हुई, इसमें बहुत सारी चीजें काम की हैं तो सारी काम की, लेकिन एक आम जनता से एक्सपेक्टेड है कि उसे उस किताब में से वो सारी चीजें भी आती होंगी। ये किताब उतना मोटा भारी भरकम किताब ना हमें पढ़नी ना हमें समझनी, क्योंकि आम जनता के लिए वो समझनी नामुमकिन है, उसकी भाषा बहुत टफ है। लेकिन कभी कभी ना इस तरह की हैंडी किताबें मिलती हैं
जैसे ये है भारत का संविधान, हो सकता है आप लोगों को ना दिखे क्योंकि थोड़ा डार्क में ये गोल्डन में अंबेडकर जी का फोटो है। इस तरह की छोटी किताबें जो है ना, ये हेल्प कर देती हैं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। जैसे कल एक ने पूछा हुआ था कि मैम क्या अनुसूचियों के लिए अलग से किताब है? अब ये बहुत छोटी सी आम इंसान के लिए किताब है जिसमें कि सारी चीज़ें शॉर्ट में एक्सप्लेन की गई हैं। तो ये जैसे मैंने पढ़ ली तो एक आइडिया लग गया कि हाँ इस तरह का संविधान है, सब कुछ इसी एक किताब में है। अब ये बहुत छोटी है, वैसे असली किताब बहुत मोटी थी, बहुत मोटी वॉल्यूम में लिखी गई थी। तो आप ये मान लीजिए कि पूरे जितने ये लॉयर्स और ये सब है ना, जजेस वगैरह, इनको तो वो सारी किताब ज़बानी याद हो जाती है, लेकिन आम जनता को उतने आर्टिकल, उतनी धाराएं और ये सब याद नहीं करना। तो हमारे लिए लेकिन मेन जो हमसे जुड़ी है, हम जिनका इलेक्शन करते हैं उनसे जुड़ी बातें, वो तो हमें पता हो ना कि पंचायती राज कैसे काम कर रहा है, लोकसभा कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराती है, पीएम की क्या पावर्स हैं, राष्ट्रपति के क्या काम हैं, हाई कोर्ट कैसे काम करता है, सुप्रीम, क्योंकि ये हमारी लाइफ पे असर डालते हैं। तो जो हमसे, मुझसे, आपसे संबंधित हैं, उतनी नॉलेज हमें रखनी पड़ेगी। एक पढ़े लिखे इंसान से एक्सपेक्टेड है कि उसे इतनी बातें आती होंगी जो कि हम अब पढ़ेंगे, कवर करेंगे। तो हमारी ये जो मोटी भारी भरकम सी किताब है जिसको हम कहते हैं संविधान, जिसकी की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर किसी पॉइंट पे कहा सुनी हो जाती है, बहस होती है, तो उसकी व्याख्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, जो कि स्वतंत्र भी है और निष्पक्ष भी है। इस भारी भरकम किताब में 395 आर्टिकल्स हैं। अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब छोटे छोटे पैराग्राफ मान लो। जैसे एक पैराग्राफ में लिख दिया राष्ट्रपति भाई ऐसी ऐसी एज का बनेगा, ये बनेगा। फिर अगले पैराग्राफ में राष्ट्रपति के वेतन भत्ते बता दिए, फिर अगले पैराग्राफ में राष्ट्रपति का कार्यकाल बता दिया। इस तरह से चीजें एक्सप्लेन की गई हैं एक एक पैराग्राफ में। जैसे आप जब एप्लीकेशन लिखते हो ना, तो आप पहले पैराग्राफ में कुछ लिखते हो, सेकंड में मेन लिखते हो, थर्ड में फिर थैंकफुलनेस दिखाते हो। जैसे हम कहीं भी देखें, हम किताबें पढ़ते थे, याद करो स्कूल के चैप्टर्स, उनमें पैराग्राफ होते थे। तो इसमें भी इस तरह के पैराग्राफ हैं जिनको हम कहते हैं आर्टिकल्स या अनुच्छेद। 395, 8 इसमें शेड्यूल्स थी जिन्हें हम हिंदी में कहते थे अनुसूचियां। ये शेड्यूल्स थे। और इसके बाद इसमें जो भाग थे वो 22 थे। फिर मैंने आपको बताया कि हमने इसको जरूरत पड़ने पर चेंज किया, और चेंज करते करते 2020 में भी हमने इसमें चेंज किया है, नया चेंज किया है। ऐसा करते करते आज तक हम इसमें 104 टाइम्स इसमें चेंज कर चुके हैं। इसको बेहतर बनाने के लिए इसको हिंदी में कहा जाता है संशोधन, सम प्लस शोधन, कुछ अच्छा करने के लिए। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं, हमने इसको अमेंड कर दिया। तो अमेंडमेंट ही संशोधन है। 104 बार इस किताब में हमने नई नई चीजें जोड़ी हैं, कभी कभी चीजें हटानी भी पड़ी हैं, नई नई जोड़नी भी पड़ी, इक्की दुक्की बार हटानी भी पड़ी। तो आज ऐसा करते करते 104 बार में ये 395 बढ़ के पहुंच गए 600, वैसे 50 प्लस लिख देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, प्लस का मतलब और एक्स्ट्रा आते जाएंगे। ये 8 से बन गई 12 और ये 22 से बन गए 25। 12 के नंबर तुम्हें दिखेंगे, इस छोटी सी बुक में भी लिखा हुआ है 11वीं 12वीं 10वीं 9वीं, क्योंकि 8 ओरिजिनल के बाद जुड़ी, लेकिन इसमें एक भी आर्टिकल 395 से ऊपर नहीं है। 396 कोई आर्टिकल नहीं ना, 97। फिर मैंने ये 450 प्लस क्यों लिखा? क्योंकि एक आर्टिकल मान लीजिए पहले था 1 2 3, तो इसमें 2A कर दिया, जैसे 396 को 2A बोल दिया, फिर 2B कर दिया, 397 एग्जाम्पल दे रही हूँ, 3A कर दिया, 398। ऐसे करते करते अगर आप देखेंगे तो आज भी 395 ही लास्ट आर्टिकल है, लेकिन ABCD जोड़ जोड़ के और वो टोटल कर दिए 450 से ज्यादा। पर वो क्योंकि नंबरिंग नहीं दी गई इसलिए हमें दिखते हैं आज भी 395 ही। हाँ, ABCD अलग से दिखने लग गए। इसमें चेंज कर दिया है, ओरिजिनल को 8 से 12 कर दिया, लेकिन ये आज भी एज इट इज हैं। इसकी नंबरिंग में ABCD जोड़ दिया। ये जो 22 थे ये भी लिखित में 22 ही हैं, लेकिन इसमें भी 1 2 3 पार्ट जोड़ के किसी किसी में और 25 भाग बना दिए गए। तो वर्तमान में पूछेंगे भाग कितने हैं तो 25 टिक करके आना। अनुसूचियां पूछेंगे अगर तो 12 टिक करके आना। आर्टिकल ओरिजिनल में 395 थे, लिखित में आप देखोगे ना नंबरिंग तो 395 है, लेकिन टोटल मिलाकर 450 से भी ज्यादा आर्टिकल्स अब इसके अंदर अमेंड करके जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम जो बातचीत करेंगे वो इनके ऊपर करेंगे, 12 अनुसूचियों के ऊपर बातचीत। अब आप सबको पता है कि ये किताब लिखकर तैयार हो गई थी और इस किताब के अकॉर्डिंग ही हमारा देश चल रहा है। राष्ट्रपति को क्या करना है वो भी इसी किताब में लिखा है,
पीएम क्या कर सकता है वो भी इसी किताब में लिखा है, आप और मैं क्या अधिकार रखते हैं इस देश में ये भी इसी किताब में लिखा है। यानी इसमें हर चीज लिखी है जो किसी भी देश को, समाज को चलाने के लिए जरूरी है। इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान, और इसकी हेडिंग भी यही है। कोई पूछे कि भारत के संविधान का हेडिंग क्या है, क्या लिखा है, तो किताब के ऊपर ही लिखा है भारत का संविधान। ये तुम्हें दिख नहीं पाएगा वैसे शायद, क्योंकि ये थोड़ा लाइट में है। भारत का संविधान हेडिंग है हमारे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस किताब के ऊपर यही लिखा हुआ है, ठीक है। और ये भी एक आर्टिकल में लिखा है कि भारत के संविधान का ये शीर्षक है। चलिए अब हम बातचीत करते हैं आज 395 अनुच्छेद एक दिन में नहीं हो सकते, वो धीरे धीरे टाइम आता रहेगा, पढ़ाती रहूंगी आपको, आर्टिकल साथ साथ कराती रहूंगी, लेकिन अनुसूचियां पढ़ी जा सकती हैं 1 या 2 दिन में। तो आज हमारा टारगेट रहेगा अपनी शेड्यूल्स को पूरा करना। आज से पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, पिछली 3 पीडीएफ जो हैं वो 2 दिन जो क्लास हुई है वो भी पीडीएफ में डलवा दूंगी, लेकिन पहले मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि बिना एक्सप्लेन हुए सिर्फ कागज निकालने से मतलब नहीं है। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि मैं हैंड रिटन नोट्स नहीं बनवाऊंगी सुबह वाले पुलिस वाले बैच में, क्योंकि टाइम कम है। अदरवाइज मैं ना अपनी क्लास में प्रेफरेंस रखती हूँ कि बच्चे अपने हाथ से लिख लें, लिखी चीज लंबे टाइम तक याद रहती है। तो अनुसूचियां, पर टाइम कम है तो कोई बात नहीं, हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे। इसमें अनुसूचियां ध्यान से समझो, कितनी थी टोटल? शुरू में थी हमारे पास 8, ये 6 आपको दिखाई दे रही हैं। पहली अनुसूची में किसी भी देश की, चाहे हमारी हो चाहे अमेरिका, किसी का संविधान हो, हमेशा पहली में देश की जानकारी मिलती है। देश की जानकारी का मतलब क्या होता है भाई? हमारा देश का नाम, हमारे देश का एरिया, क्षेत्रफल, कितने यूटी, कितने हमारे राज्य हैं। तो हमारे देश की जानकारी तुम्हें बिल्कुल लोकल भाषा में समझा रही हूँ, फिर इसको जब पढ़ेंगे तो उसमें किताबी भाषा पढ़ लेंगे। पर समझने के लिए जरूरी है कि अब देखो नई शिक्षा नीति में क्या कहा कि मातृभाषा को इंपॉर्टेंस दी जाए। एक बार अपनी बेसिक बातें समझ लो अपनी भाषा में, लोकल में, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, कि वो थोड़े टफ शब्द, भारी भरकम शब्द यूज करते हैं। तो देश की जानकारी है। देश की जानकारी का मतलब समझ में आया? आंकड़े हैं, हमारे देश के टोटल राज्य कितने हैं, हमारे देश में यूनियन टेरिटरी कितने हैं, केंद्र शासित। राज्य और यूटी का बड़ा अंतर क्या होता है? हर राज्य को पावर मिलती हैं अपने एरिया में, अपनी टेरिटरी में काम करने की। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस की भर्ती हरियाणा सरकार करेगी, यूपी पुलिस की भर्ती यूपी सरकार करेगी, राजस्थान पुलिस की भर्ती राजस्थान सरकार करेगी, पर दिल्ली पुलिस की भर्ती दिल्ली सरकार नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती। दिल्ली और पौंडीचेरी, कल मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो, और कहा था उनके नोट्स अपने हैंड रिटन बना लेना। इस देश में टोटल यूटी अभी पिछले साल तक, एक बार सुनो इसको, 7 थे, फिर ये 9 हुए, फिर घटाकर 8 हो गए। ये महज कुछ महीनों की कहानी थी। 31 अक्टूबर से पहले हमारे देश में 7 यूटी थे, सालों साल से। 31 अक्टूबर को कश्मीर का वो पंगा जो था, जो 1.5 साल से चल रहा था, वो सब क्लियर कर दिया। आर्टिकल 370 हटा, विशेष राज्य का दर्जा हटा, और कहा कि ये यूटी बनेंगी। तो तुरंत से 7 से 2 यूटी बन गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन फिर क्या कहा 26 जनवरी को कि भाई दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दो। तो जो 9 बनी थी ना, वो घट के 8 बन गई। तो यूटी का ये खेल 2-3 महीने के अंदर का है। आज की डेट में अगर आपसे पूछे इनको हटा दो, अगर 31 अक्टूबर को पूछे कितनी थी, तो 9 टिक करनी है, क्योंकि उसी दिन कश्मीर के 2 हिस्से बना के हमने और यूटी घोषित कर दिया। उस पर फिर यूटी की तरह काम हुआ। वहां सीएम नहीं है, यूटी चलती है गवर्नर या एलजी के अंडर, ठीक है। तो अब अगर पूछें कितने राज्य हैं, तो कल मैंने बताया था 28 राज्य, और कितने यूटी हैं? 8 यूटी। कौन से 2 यूटी इसी साल जोड़े हैं 26 जनवरी को? डी, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। और इनका प्रफुल्ल पटेल याद होगा ना, पीपी बताया था, प्रफुल्ल खोदा पटेल, ये वहां के हेड हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहे हैं, प्रशासन का सारा काम देख रहे हैं। तो 28 राज्य, यूटी 8, इनकी जानकारी लिखी हुई है भारत की पहली अनुसूची में। तो दिमाग में उठाओ, देश के बारे में को पढ़े तो उसको पता चलेगा भाई इंडिया इतना लंबा चौड़ा है, इसमें इतनी यूटी है और इतना कंप्लीट। सेकंड में हमने लिखा है कि हमारे देश में वेतन, अब वेतन भत्ते, ठीक है, इस तरह की चीजें, और इसमें पेंशन भी है।
तीन चीजें हैं ना। अब आप लोग जो नौकरी चाहते हो तो आप चाहते हो कि नौकरी मिल जाए, क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी मिलते ही वेतन बंध जाएगा, भत्ते टाइम टू टाइम मिलते हैं, बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, कभी दिवाली पे कुछ मिल जाएगा, कभी होली पे मिल जाएगा, कभी कहेंगे एरियर के रूप में पिछला पैसा, मतलब बहुत सारी चीजें। जब आप लग जाओगे तब पता चलेगा, ढेरों तरह के रुपए, भत्ते, सुविधाएं मिल जाती हैं। भाई जो राष्ट्रपति बन गया, राज्यपाल बन गया, अब जैसे इसमें हमारी बात नहीं, अपने आप को मत सोचना, तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ। यहाँ मेनली लिखा हुआ है राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होगी, राज्यपाल की सैलरी कितनी होगी, उपराष्ट्रपति किस रूप में सैलरी लेगा, न्यायाधीश की सैलरी कितनी होगी, हाई कोर्ट की, सबकी सैलरी लिखी है, उनको कितने भत्ते मिलेंगे, कितनी पेंशन मिलेगी। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, तुम्हारी और मेरी सैलरी कहीं नहीं लिखी, इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति की और राज्यपाल की और जो ये बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, इन सब की सैलरी लिखी है दूसरी अनुसूची में। भत्ते जो एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलती हैं ये भत्तों में आती हैं, कभी दिवाली के नाम पे, कभी होली के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। तो जैसे एरियर के रूप में बचा हुआ पिछला पैसा, एक एग्जांपल दे देती हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 2000 अपने ही एग्जांपल देती हूँ, 2006 में जब ये आई थी ना, हर 10 साल में हमारे यहाँ सैलरी में चेंज आता था, अब तो बंद हो गया, 16 के बाद से नहीं आएगा, बीजेपी सरकार ने मना कर दिया। पहले हर 10 साल में ना पे कमीशन आता था, पे कमीशन, जो कि सबकी सैलरी को एनालाइज करता था कि ये ठीक है या इसमें और बढ़ोतरी करनी है, और 99.9% को ये बढ़ोतरी रिकमेंड करता था कि भाई 10 साल में देश में चेंज आ गया, सैलरी भी बढ़ा दो। और सैलरी बढ़ने से बहुत फर्क पड़ता था, बहुत ज़्यादा फर्क। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया होगा कि जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, सबसे पहले सैलरी थी 5,000, फिर अचानक से 30,000 एकदम से बूम आया था सैलरी में, क्योंकि पे कमीशन आ गया था। 2006 के इस पे कमीशन में फिर इसको ना आने और इसके पैसे मिलने में 1-1.5 साल का फर्क लग जाता है। भाई सरकारी काम है, होते होते होगा। 2006 में आया, 2007 के अगस्त की घटना है शायद, हम लोगों को एरियर के रूप में पिछला पैसा मिला था। मेरे ख्याल वो ये था कि 60-40 बांट के कुछ किया था उन्होंने कि इकट्ठा सरकार कहाँ से दे। तो अगस्त की जो सैलरी आई ना, उसमें अप्रैल से सेशन गिना जाता है, अप्रैल से लेके और अगले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 15 महीने का जो पैसा बच गया था, सरकार ने जो कहा कि भाई आपकी सैलरी 2006 से बढ़ी हुई मानी जा रही है, लेकिन मिली हमें जाके 2007 के अगस्त में। तो जो पिछला पैसा था ना, वो एरियर के रूप में आ गया था। ये जिनके पेरेंट्स सरकारी नौकरी में हैं वो समझ गए होंगे। तो ये सब चीजें टाइम टू टाइम जो है ना, हम तो आम लोग हैं, हमारी सैलरी नहीं, लेकिन ये राष्ट्रपतियों की भी तो होती है, ये राज्यपाल की भी तो होती है, सबको सैलरी मिलती है। तो उन सबकी सैलरी कितनी होगी, कितने भत्ते मिलेंगे, क्या उनको सुविधाएं मिलेंगी, और रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन कितनी मिलेगी, ये सब लिखा हुआ है। कितनी अजीब बात है ना, रिटायरमेंट के बाद की पेंशन आम आदमी की तो हटा दी बहुत बढ़िया तरीके से। 2006 का जो पे कमीशन आया ना, उसमें रिकमेंडेशन आई कि इंडिया में लोगों को जो सरकारी नौकरी पे हैं, इनको नौकरी से हटने के बाद पेंशन की जरूरत नहीं है। आम लोगों की पेंशन बंद है, लेकिन राष्ट्रपति को आज भी पेंशन मिल रही है। जो ये बड़े बड़े आदमी है ना, जितने तुम्हें नाम पता है, राजनीतिक पोस्ट, इन सबकी सैलरी के बाद पेंशन है, और पेंशन बहुत बढ़िया वाली है कि बैठ के खा सके। और आम आदमी जो बेचारा छोटी सी एक तनख्वाह लेता है, उस तनख्वाह में वो किस तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसको सैलरी खत्म होते ही कंगाल, क्योंकि उसके बाद उसके पास कुछ आना ही नहीं। और आप सोचो कि पैसे की जरूरत बुढ़ापे में ज्यादा पड़ जाती है, भाई शरीर है, बीमारी भी होगी, कोई दिक्कत आएगी, तो उस टाइम पे बंद कर दी। जब हम लोगों की ज्वाइनिंग थी ना, तब ये बंद कर दी गई कि अब इसके बाद ये मिलेगी नहीं। जो हमसे एक बैच पहले थे उनकी पेंशन थी। गलत है, अगर करनी ही थी तो ये बड़े बड़े लोगों की पेंशन बंद कर दें, इनको कौन सी जरूरत है पेंशन की। आम आदमी को अगर नहीं जरूरत तो इनको ज्यादा जरूरत है, इनकी भी हटा दें, पर इनकी नहीं हटी। तो वेतन भत्ते पेंशन लिखे हैं दूसरी अनुसूची में। तीसरी में लिखा है कि कौन कैसी शपथ लेगा। शपथ, ओथ टेकिंग का एक प्रोसेस होता है, और इंडिया में ओथ टेकिंग ना हमारी नहीं हो रही है, सब बातें हो रही हैं ऊंचे मेन जो बैठे हैं देश के पीएम और राष्ट्रपति टाइप के। तो शपथ में यहाँ पर ध्यान से सुनो, इसमें मंत्री पद की शपथ है, क्योंकि आदमी मंत्री बनता है। मंत्री बनने से पहले उसको एमपी बनना पड़ता है, सांसद बनना पड़ता है। ये तो देश के स्तर पे, ऐसे ही हर राज्य में मंत्री होते हैं। ये पहले मंत्री बनने से पहले ये एमएलए बनते हैं ना, या तो ये एमएलए बनते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनते हैं।
ये एमपी है, सांसद। तो किसी भी आदमी को शपथ दो तरीके से लेनी है, क्योंकि जीत के आने वाला, जितने लोग जीत के आए वो या तो एमपी हैं या एमएलए और एमएलसी हैं। राज्य में एमएलए बन जाते हैं जिनको आप विधायक कहते हैं, और इन्हें आप कहते हैं सांसद। तो इन सब को, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आज की कंडीशन देखें। आज हमारे देश में मेजोरिटी में बीजेपी काबिज है, हर तरफ देख लो, राज्यों में बात कर लो, देश में बात कर लो। लेकिन ऐसा नहीं ना कि कांग्रेस गायब है, कांग्रेस के भी तो आदमी हैं। तो जो कांग्रेस के जीत कर आए हैं उन्होंने शपथ तो ली होगी। उन्होंने शपथ किसकी ली, मंत्री की या सांसद की? सांसद की, क्योंकि मंत्री नहीं है कांग्रेस का कोई भी, मंत्री सारे बीजेपी के हैं। तो मंत्री की शपथ अलग होती है, सांसद की शपथ अलग होती है। हमारे देश में मंत्री और सांसद की शपथ, जैसे शपथ क्या होती है, देखा हो ना कभी टीवी में, कि मैं, फिर अपना नाम लेते हैं, भारतीय संविधान की इसमें ये इस फलां फलां के अनुसार शपथ लेता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। ये 4 लाइन वो कागज सा पढ़ के बोलनी होती है। आधों को इतनी बुरी हालत है कि वो पढ़नी नहीं आती। जब शपथ का प्रोसेस चलता है उनको पढ़ना नहीं आता, क्योंकि कुछ 5वीं पास होते हैं और कुछ 8वीं फेल होते हैं। इस तरह के मंत्री हैं इस देश में आधे। तो शपथ में ये शपथ है। अब ध्यान से सुनो, 3 आदमियों की शपथ इसमें नहीं लिखी जो सबसे बड़े हैं। राष्ट्रपति की शपथ यहाँ नहीं लिखी, यहाँ उपराष्ट्रपति की शपथ भी नहीं लिखी, और यहाँ राज्यपाल की शपथ भी नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? मंत्री की लिखी, सांसद की लिखी, विधायक की लिखी, लेकिन इनकी नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि इनकी शपथ अलग से लिखी गई हैं। अब पेपर में 4 नाम आएंगे और वो कहेंगे किसकी शपथ का वर्णन नहीं है, तो ध्यान रखो, ना राष्ट्रपति की, ना उपराष्ट्रपति की, और ना ही राज्यपाल की। इनकी शपथ लिखी गई है अलग से। अलग से कहां? इसकी आर्टिकल 60 में लिखी गई है, इसकी आर्टिकल 69 में लिखी गई है, और इसकी आर्टिकल 159 में लिखी गई है। अभी तुम्हें ये याद नहीं करना, सिर्फ सुन लो, 60 में, 69 में और 159 में। अगर ना याद होते हो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, हटाओ इसको यहां से। बस इतना याद रखो, सबकी शपथ है, किसकी नहीं है? देश के सबसे बड़े आदमी, राष्ट्रपति की नहीं है, उपराष्ट्रपति की नहीं है, और राज्य के जो हेड होते हैं राज्यपाल, इनकी नहीं है। राज्यपाल जैसे देश में राष्ट्रपति, ऐसे राज्य में राज्यपाल, और एक उपराष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि इनकी अलग से आर्टिकल्स में है, अनुसूची में नहीं है। हम अनुसूचियां पढ़ रहे हैं। सबकी शपथ है, 3 की नहीं है। किस किस की? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की। पेंशन सबकी है, वेतन सबके हैं, लेकिन शपथ 3 की नहीं है। उम्मीद करती हूं सबकी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे, चौथे में क्या है? 4 आदमी जहां बैठते हैं तो हम कहते हैं भाई एक सभा बैठी है, वैसे मजाक में, भाई कौन सी तुम्हारी मीटिंग चल रही है 4 आदमियों की। इसमें हर राज्य का राज्यसभा में एक प्रतिनिधित्व है। तुम ये जानते हो ना, हर 5 साल में तुम्हारे राज्य में, हर राज्य में जितने बच्चे जुड़े हैं अलग अलग स्टेट्स के, 5 साल में इलेक्शन होते हैं। ये इलेक्शन जो तुम्हें पता चलते हैं ना, या तो ये लोकसभा के होते हैं या ये राज्यसभा के। तुम्हें कानों कान खबर भी नहीं होती कि राज्यसभा के इलेक्शन कब हो गए। विधानसभा के आपको 2 पता चलते हैं, लोकसभा और विधानसभा। तुम्हें पता नहीं चलता राज्यसभा का, कारण राज्यसभा के इलेक्शन में तुम्हारा और मेरा इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। आम जनता का लेना देना नहीं है राज्यसभा के इलेक्शन से। इसका इलेक्शन एमएलएस करके भेज देते हैं, जिसको यहाँ भेजना है, वो ऐसा जनता नहीं चुनती। तो राज्यसभा में किस राज्य के कितने मेंबर आएंगे उनकी लिस्ट बनी हुई है। इसे कहते हैं राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व। तो ये प्रतिनिधित्व है, यानी कितने रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। एक एग्जांपल देती हूँ, दिल्ली में राज्यसभा के 3 आदमी हैं, दिल्ली के जो राज्यसभा में जाते हैं। हरियाणा में 5 आदमी जाते हैं। तो ये पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए 1971 के अकॉर्डिंग आंकड़े हैं, और तब से अब तक बदले नहीं, और ना ही 2026 तक इनमें कोई चेंज आएगा। ये लिखित में है। बेशक आबादी आपकी बढ़ गई हो, लेकिन जो लिस्ट बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। तो यहाँ मैंने लोकसभा नहीं लिखा, इसलिए थोड़े से कान खुले रखना अपने। लोकसभा के मेंबर नहीं लिखा, यहाँ मैंने लिखा राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। और राज्यसभा आपको पता नहीं चलती, क्योंकि ये राज्य की सभा है, तो राज्य के एमएलए भेज देते हैं। एक लिस्ट बनी हुई है जो मैं आपको सारी याद करा दूंगी, वो बहुत आसान है, हार्डली 10 मिनट का काम है, कि किस राज्य के कितने प्रतिनिधित्व, कितने रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं, कितने एमपी। तो राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, हर एक का अलग अलग है, हर राज्य का जरूर मिलेगा। इसमें लिखा है 4थी अनुसूची में। 5वीं में लिखा है
एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र। आप सब जानते हैं कि इंडिया में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे कि बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है। आज की डेट में भी विकास से मेरा मतलब है जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना डेवलप नहीं है, क्योंकि वो बहुत पिछड़े इलाकों में है, या बहुत घने जंगलों में है, या बहुत हिली एरिया में है, या ऐसे एरिया में है जहाँ बहुत बारिश होती है और तरह तरह के जीव जंतु और जानवर हैं, तो वहाँ डेवलपमेंट ऐसा नहीं पहुँच पाया है। अनुसूचित जातीय के जो क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र है, एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जैसे अपना ये है ना नॉर्थ ईस्ट का इलाका, जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल है, इस टाइप के एरियाज में आप अच्छी तरह जानते हैं आबादी काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर रहने की कंडीशंस बहुत टफ हैं। पूरा हिली एरिया है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो कंडीशन ऐसी होती है कि कभी भी वहाँ लैंडस्लाइड हो जाएगा, पहाड़ खिसक जाएगा, और जो नीचे थोड़ी मोटी बस्तियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इन कंडीशंस में अलग से खास काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज तो ये पिछड़ जाएंगे। यहाँ शिक्षा उतनी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती, लोग पढ़ते हैं, पढ़ते लिखते हैं, लेकिन बहुत टफ कंडीशंस में रहते हैं। तो इन एरियाज के विकास के लिए भी सरकार को हमेशा सचेत रहना है। ऐसा ना हो ना सारा विकास बस दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ इनका करके बैठ जाए। तो विकास तो पूरे देश को चाहिए, इसलिए इनके लिए एक अलग से लिस्ट बना दी गई, जिसमें 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जो जनजाति हैं, अब आपने पढ़ा होगा बहुत बार लिखा आता है SC/ST की वैकेंसी, SC/ST की सीट्स आती हैं। ये SC/ST का क्या फंडा है, इसको थोड़ा सा समझ लो। SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, और ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट वो लोग हैं जो आम जनता के ही बीच में हैं, हम ही लोगों में से कोई ना कोई SC मिलेगा। और SC का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अलग हैं, SC का मतलब है पुराने टाइम में जिन लोगों को परेशान किया गया या जिस कास्ट को ऊपर उभरने नहीं दिया गया, वो शेड्यूल कास्ट बन गई। इन लोगों का रहन सहन, खान पान लगभग आम लोगों जैसा ही है। पैसे की कमी के कारण चीजें कमजोर हैं, अदरवाइज इनकी भाषा, इनका रहन सहन, खान पान सब कुछ सेम है। किसी भी गांव में आप जाते हैं तो आप देखना पुराने टाइम में भी गांव के आउटस्कर्ट्स में जो बाहर की तरफ बस्तियां थी वो SCs की थी। ये लॉजिकली पुराने टाइम में ना बड़ी चालाकी से, चतुराई से बसाया गया था, क्योंकि जो भी किसी भी गाँव की सबसे ज्यादा ताकतवर जाति होती थी वो गाँव के बीच में अपने घर बनाती थी, ताकि अगर कोई अटैक हो तो उनके घर सबसे ज्यादा सेफ रहें। कोई आएगा तो बाहरी लोगों को मारेगा ना। और जो शेड्यूल कास्ट थे, इन लोगों को गांव के बाहर की तरफ बसा दिया जाता था। तो शेड्यूल कास्ट एवरेज आदमियों में ही है, इनका खान पान, रहन सहन सब कुछ एवरेज है। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनकी हर चीज अलग है, इनकी संस्कृति, इनका कल्चर, इनका पहनावा, इनकी भाषा, इनका खान पान सब कुछ अलग है। ये हम जैसी चीजें नहीं समझते, हमारी तरह नहीं पढ़ते। धीरे धीरे चीजें बदली हैं, STs भी बहुत आगे आ गए, लेकिन फिर भी ST का बेसिक मतलब वही था कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो पिछड़े हुए कहीं जंगलों में, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, ना वो पढ़ाई लिखाई, ना मेडिकल फैसिलिटी, वो आज भी अपने हिसाब से जानवरों का शिकार करते हैं या मधुमक्खी पाल के अपना जीवन काट रहे हैं, जिनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर तक अभी पता ही नहीं है। अब तो चीजें बदली हैं, लेकिन जब ये देश बन रहा था, जब ये आजादी की कगार पर था, तब बहुत ज्यादा खस्ता हालत थी। अगर देखा जाए ना तो वो ओरिजिनल इंडियन संस्कृति है, लेकिन उसको धीरे धीरे कहा कि नहीं भाई इनको भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए। तो STs के, शेड्यूल ट्राइब, जिनका रहन सहन, खान पान, पहनावा, संस्कृति, भाषा, सोच समझ, विचार सब कुछ अलग है, उन लोगों को कहा गया शेड्यूल ट्राइब। इनकी संस्कृति बिल्कुल डिफरेंट है। इनकी संस्कृति तो सेम आम इंसान जैसी है, ये सेम चीजें, ये भी वही भाषा बोलते हैं जो आम इंसान बोलता है, ये भी वैसा ही खाते हैं, बस पैसे की कमी के कारण या पुराने टाइम में दबाए जाने के कारण ये दलित कहलाते हैं, बाकी कोई अलग नहीं है, ये बिल्कुल अलग थे। तो SC/ST के लिए काम करने के लिए उस टाइम में हमारी जो बनने वाली सरकार थी, जो लोग थे, इन्होंने काम किया और ये 5वीं अनुसूची में लिख दिया कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के विकास के ऊपर हम काम करेंगे। ये लिखित में है, ये कानून मान लीजिए संविधान में है कि भाई ऐसे आप किसी एक को छोड़ नहीं सकते कि इनको कुछ नहीं पता पीछे, नहीं, उनके डेवलपमेंट के लिए भी आप बाध्य हैं, काम करेंगे। इसके बाद 6ठी में कहा 4 खास इलाके SCs/STs को ध्यान में रख के, एक है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 खास इलाके। समझ पा रहे हो नॉर्थ ईस्ट को क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि यहाँ कंडीशंस खराब थी, ज्यादा खराब। तो
तो 4 इलाके चुने जिसमें कहा कि एसटीज के ऊपर ज्यादा काम करना है। काम सबके लिए करना है, ऐसा नहीं कि राजस्थान में नहीं करोगे, एमपी में, वहां भी तो रहते हैं एसटी, तो वहां भी काम करेंगे। लेकिन 4 को फोकस किया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कि इनके ऊपर खास काम किया जाएगा। जैसे असम का एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मेघालय का, जो आप जानते हैं ना, गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियां हैं जो अपने मेघालय के आसपास पड़ती हैं, और यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है मासेनराम में। तो उन इलाकों में सोचो इतनी बारिश में कंडीशंस कितनी खराब होंगी, कोई एवरेज लाइफ तो होगी नहीं। तो वहां की जनजातियों के विकास के लिए भी काम करना है। बोडोलैंड के इलाके में जहां हमारा और चाइना का डिस्प्यूट है, वहां की जनजातियों के विकास के लिए भी काम करना है। तो ये खास 4 इलाके चुन लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इसमें सारे देश के हैं, इसमें खास ये 4 हैं। तो ये 6 अनुसूचियां मैंने आपको बता दी। पहली में देश की जानकारी, दूसरी में पैसा, वेतन, भत्ते, जो उनकी सैलरी है, तीसरी में शपथ है। किसकी शपथ नहीं है? 3 आदमियों की, उनकी सैलरी थी लेकिन शपथ नहीं है, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की और राज्यपाल की। चौथी में 4 लोग इकट्ठे बैठे तो सभा बैठ गई ना, लेकिन लोकसभा नहीं, राज्यसभा में कितना किसकी सीटें होंगी, किस राज्य की। 5वीं में एससी जो क्षेत्र है, शेड्यूल अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के बारे में पूरे देश में। और एस जो खास लिखी 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके बारे में है 6ठी अनुसूची। अब ये पेपर आते आते तुम भूल जाओगे, इसलिए इसका एक ट्रिक है, ये मैंने भी अपने टाइम में याद किया कि कैसे याद रहे। ध्यान से देखो, पहले को बताने की जरूरत नहीं, देश के बारे में ही जानेंगे पहली बात में। दूसरे को याद रखना, 2 नंबर से बहुत सारे लोग पैसा कमा लेते हैं। 2 नंबर का पैसा, पैसा कमाने के 2 तरीके हैं, या तो शराफत से इंसान काम करे, भाई मेहनत करे, जैसे कि हम तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम मेहनत करोगे तो पैसा कमा लोगे, अच्छी बात है, ऐसे ही सोचना चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं तो हम पैसा कमा रहे हैं। अगर हम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, पीडीएफ बन रही है, हमने एक टीम बैठाई है, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं। यानी पैसा कमाने के 2 बातें हैं, या तो शराफत से या गलत तरीके से। तो 2 नंबर का पैसा याद कर लो। तो पैसे में क्या आएगा? इनकी सैलरी आएगी, भत्ते आएंगे, पेंशन आएगी। 3 में 3 ही अक्षर हैं, शपथ, ठीक है, शपथ। 3 में 3 ही अक्षर हैं, शपथ। 4 लोग जहां बैठे वहां बैठ जाती है एक सभा, एक मीटिंग, तो राज्यसभा। 5 की बनावट ही एस जैसी है, एससी, तो शेड्यूल ट्राइब वाला इलाका। और 6ठी में ट्राइब को बढ़ा के 4 जोड़ दिए, ये भूल जाओगे 6ठे वाला, इसलिए इसका ट्रिक सुन लो। यहां लिख देती हूं साफ सा, AMTM। कुछ लोग कह देते हैं ATM और 2 लिख लेते हैं, जैसा मन करे। मैंने अपने लिए AMTM बनाया था, या ATM2 कर लो, जैसा अच्छा लगे तुम्हें। ATM, M का मतलब 2 मतलब डबल, तो AMTM का मतलब है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब एक ना राज्य यहीं पड़ता है, मणिपुर। अब आधे लोग तो ये भूल ही जाएंगे कि इसमें मणिपुर आएगा या मिजोरम आएगा। इसको याद करने का ट्रिक था, जोर जबरदस्ती करके इसने अपना नाम लिखवा लिया। मेघालय तो है ही है, वो बारिश वाला, वहीं है गारो खासी जयंतिया, इसने जोर जबरदस्ती करके अपना नाम और 6ठी अनुसूची में ऐड करवा लिया। सिर्फ याद करने का तरीका है, करवाया बिल्कुल नहीं था अगले ने ऐसा, लेकिन हमने याद कर लिया। तो 4 इलाके AMTM से याद कर लो, या ATM2। तो असम, त्रिपुरा, अगर ATM सोचे, असम, त्रिपुरा, M का मतलब है एक मेघालय बारिश ज्यादा वाला, और एक मिजोरम जिसने जबरदस्ती नाम लिखवा लिया। मणिपुर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारी 6 चीजें हो गई। 1 से 6 तक उम्मीद करती हूँ सबकी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसके बाद 7वीं अनुसूची और 8वीं, बहुत ध्यान से समझना। आज 8 तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर कल वाली चीजें एक बार PDF में दिखा भी दूंगी। 9, 10, 11, 12 कल पढ़ेंगे, बहुत लंबा टॉपिक ना हो ना, आप लोग पजल ना हो। 7वीं में हमने लिखा है, इंडिया में शक्तियां हैं। कैसी शक्तियां? आपके PM के पास, CM के पास, MLA के पास, हर किसी के पास पावर ही तो है इंडिया में। पावर का ही तो सारा खेल है, इसलिए तो लोग मरते हैं, मार भी देते हैं। इलेक्शंस में कितनी गोलमाल, घपलेबाजी है, सब जानते हैं। शक्तियों का बंटवारा किया है। आजादी के टाइम पर भी ये हम जानते थे, हमारे जो ये पुराने लिखने वाले थे, कि ये आपस में लड़ेंगे। कभी राज्य राज्य लड़ेंगे, कभी राज्य यूटी लड़ेंगे, कभी यूटी यूटी लड़ेंगे। तो लड़ाई तो नॉर्मल बात है ना। एक एग्जाम्पल देती हूँ पानी के बंटवारे को देखकर, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। हरियाणा में एक नदी है जो ये उत्तरी इलाके से निकल के आती है, यमुना। हरियाणा की थोड़ी है यमुना, यमुना तो पहाड़ियों से निकल के, यमुनोत्री से निकल के आती है। तो सोचो उस पे हक अब हरियाणा जमाने लग जाए कि हम ही सारा पानी यूज करेंगे, तो दिल्ली क्या प्यासा मरेगा?
दिल्ली कहता है भाई मेरे यहाँ तो पानी की कोई नदी है नहीं, मैं तो पूरी तरह डिपेंड हूँ ये जो हरियाणा से जो नहरें पानी की सप्लाई करती हैं हमारे यहाँ दिल्ली के यहाँ। तो अगर यही डिस्प्यूट बढ़ जाए, दिल्ली की सरकार अलग पार्टी की, हरियाणा की अलग, लड़ने लग जाएं, हरियाणा की सरकार कहे सारा पानी हम यूज करें, किसानों को दे दे पानी मुफ्त में, खूब इस्तेमाल करो, बर्बाद करो, तो ये गलत बात हो जाएगी ना। ऐसे ही कावेरी जल विवाद आपने सुना होगा, जिसमें कि साउथ में कर्नाटक और उसके अड़ोसी पड़ोसी राज्य जो हैं वो डिस्प्यूटेड, गड़बड़ रहती है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ था, उसके ऊपर फिर उसने कई साल मामला चला और ये कहा कि इतने क्यूबिक जितना है वो यूज करेगा कर्नाटक और इतना आगे छोड़ेगा। तो इस तरह की चीजें जो है ना, इन पर लड़ना बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है लड़ाई होना। इन लड़ाइयों का कारण कुछ भी हो सकता था, तो इसलिए पहले ही कह दिया कि शक्तियों को डिवाइड कर लो भाई, तेरी ये पावर, तेरी ये पावर, तुम दोनों की ये पावर अलग अलग, तो शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। इस बंटवारे के बाद क्या है कि भाई मेरे पास ये पावर है, इससे फालतू मुझे यूज नहीं करनी। तो उस टाइम पे हमारे जो पुराने लोग थे समझदार, इन लोगों ने लिस्ट बनाई, एक लिस्ट, और इसको कहा ये सेंट्रल लिस्ट है, केंद्र सूची है। इसी को उन्होंने कहा ये संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है। यानी देश में जो भी केंद्र सरकार होगी, जैसे आज बीजेपी की, मोदी जी की सरकार बैठी है, आप अपने देश में लिखी हुई इस लिस्ट में उस टाइम 97 टॉपिक लिखे थे, लेकिन आज इसमें 100 टॉपिक लिखे हैं। सरकार कानून बनाती है 99 पर, इसमें 100 टॉपिक लिख दिए। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, मोदी जी ने विमुद्रीकरण किया, इन्होंने 500 और 1000 के नोट बंद करवा दिए। मुद्रा का जो भी चेंज करेगी वो राज्य सरकार नहीं कर सकती। इंडिया का कोई भी राज्य कह नहीं सकता था कि मेरे राज्य में चलेंगे 1000 के नोट। अगर मुद्रा बंद कर दी गई 1000 की, तो पूरे देश को, चाहे वहां बीजेपी की सरकार ना हो, लेकिन बंद करनी पड़ी ना, क्योंकि ये लिखित में है कि मुद्रा का डिसीजन लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें राज्य सरकार की मर्जी नहीं चलेगी। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अभी आपने देखा राफेल, बहुत बड़ा कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ था, लेकिन बढ़ा चढ़ा ज्यादा दिया। राफेल जो कि हमने खरीदा है और फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी, दसॉल्ट राफेल ही उसका नाम है, उससे लिया है। ऐसे राफेल ना इजिप्ट के पास भी हैं, कतर के पास भी हैं, लेकिन हमने ज्यादा हवा बना दिया। बहुत अच्छी चीज थी, ली गई, बहुत अच्छी बात है भाई, अपने आप को हमेशा सुदृढ़ रखो, सबल रखो, पीछे मत रहो, लेकिन फिर भी बाकी चीजें उतनी इंपॉर्टेंस रखती हैं बराबरी की, जो कि जानबूझ के आगे नहीं बढ़ाई जाती। और आगे एक चीज के पीछे मीडिया पड़ गया ना, इंडिया में बहुत खराब आदत है, फिर वो उसको छोड़ेगा नहीं। जैसे आप खुद सोचो, कतर के पास भी है, कतर की क्या इतनी इंपॉर्टेंस है और इजिप्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया तो उनसे बहुत आगे है ना। उन्होंने इतना इस चीज को हवा नहीं बनाया जितना कि हमारे मीडिया ने बना दिया। अच्छी चीज है, अच्छाई तक रखनी चाहिए, पर इतना बवाल मचा देना, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है इंडिया की मीडिया के साथ। अब मुद्रा की बात हुई, ऐसे राफेल का जिक्र आया, तो जितना आयुध है ना, हमें कौन से हवाई जहाज खरीदने हैं या कौन से फाइटर प्लेन खरीदने हैं, कौन से हमें न्यूक्लियर टेस्ट करने हैं, कहाँ करने हैं, कब करने हैं, इसके लिए यूरेनियम कहाँ से आएगा, सारे डिसीजन राज्य नहीं लेता, ये सारे डिसीजन देश की सरकार लेती है, केंद्र सरकार लेती है, यूनियन गवर्नमेंट लेती है। हमें किसके साथ शांति का मैसेज देना है और किससे हमें लड़ना है, किसके साथ युद्ध करना है। अब जैसे कश्मीर है, तो कश्मीर की सरकार थोड़ी कहेगी जी युद्ध करो, या राजस्थान का बॉर्डर थोड़ी कहेगा जी युद्ध करो। ये डिसीजन दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार लेगी कि हमें किस टाइम पाकिस्तान या अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो उनसे लड़ना है या शांति बहाल करनी है। ये डिसीजन केंद्र स्तर पे लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है उस राज्य को जो कि सीमा पर है, लेकिन राज्य सरकार की मर्जी नहीं चलती। आयुध है, शांति है या लड़ाई झगड़े हैं, जितनी सारी चीजें हैं, इन सब में देश की सरकार डिसीजन मेकर है। या और बात करें नेशनल हाईवेज, देश में जो पूरे बड़े बड़े नेशनल हाईवेज हैं, इनके ऊपर भी कंट्रोल है हमारी केंद्र सरकार का। या आगे बढ़े तो जनगणना, हम कहते हैं वर्ल्ड की दूसरी बड़ी आबादी के मालिक हैं इंडिया, जो देश है हमारा, तो जनगणना राज्य थोड़ी करता है। अब हम कहते हैं सबसे बड़ी आबादी यूपी में है, तो यूपी ने अपनी सरकार ने अलग से थोड़ी जनगणना कराई, ये जनगणना देश कराता है। इसमें खर्चा होता है, फ्री की नहीं होती, क्योंकि टीचर्स जाते हैं, उनको भत्ते वगैरह देने पड़ते हैं। तो जनगणना है, या बड़े बड़े जितने डिसीजंस हैं, कोई भी हो, यूएनओ से जुड़ा कोई डिसीजन है, भाई यूएनओ हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, हम उसमें क्या डिसीजन लें, तो इसमें राज्य की मर्जी नहीं चलेगी। आप ये मानो जिससे देश पे फर्क पड़ता है, चाहे आंतरिक चाहे बाह्य, इसका डिसीजन लेती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ही संघ सरकार कहलाती है, इसी को सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसमें लिख दिया पहले से कि भाई इन टॉपिक्स के ऊपर आपकी मर्जी चलेगी। आर्मी है, डिफेंस है, संचार है, ये सब इनकी मर्जी से होता है, देश की मर्जी से। अब इसमें कोई राज्य अपनी टांग नहीं अड़ा सकता।
सकता, कोई राज्य ये नहीं कह सकता नहीं जी मैं तो यूएनओ के खिलाफ जाऊंगा और मेरी मर्जी चलेगी। लिखा हुआ है यूएनओ के सारे मामले देखेगी केंद्र सरकार। सेकंड लिस्ट पर आते हैं। सेकंड लिस्ट बनाई गई और कहा गया ये राज्य सूची है, इसमें जितनी चीजें लिखी हैं वो राज्य सरकार की मर्जी से होंगी। एक छोटा सा एग्जांपल है, किसी राज्य में लगने वाले मेले, किसी राज्य में लगने वाले बाजार। भाई हमें किसी राज्य को, मान लीजिए यूपी को, बिहार को, राजस्थान, किसी को अपने यहाँ एक बड़ा मेला लगाना है तो लगा लो, खर्चा होता है ना मेला लगाने में, भाई उसमें दुकानें लगेंगी, सेफ्टी है, सिक्योरिटी, हजार चीजें होती हैं, तो वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें केंद्र कुछ नहीं कहेगा। केंद्र अगर आप मांगेंगे तो मदद कर सकता है, लेकिन केंद्र पैसा खर्च नहीं करेगा, वो आपके राज्य को करना है। टूरिज्म डिपार्टमेंट आपके राज्य में भी होता है ना, वो सारा पैसा खर्च करेगा, डिसीजन सारे उसके चलेंगे। यानी जो छोटी चीजें, एक और एग्जांपल है पुलिस है। अब जैसे राजस्थान पुलिस है तो राजस्थान पुलिस के लिए मोदी थोड़ी कहेंगे कि राजस्थान पुलिस में भर्ती करो, राजस्थान सरकार देखे कि पुलिस वहां ठीक ठाक है कि नहीं है। ये जो छोटे स्तर पे काम, अब पुलिस का सीधा प्रभाव राज्य पे है ना। आपके राज्य में भगवान ना करे लेकिन किसी राज्य में दंगे हो जाएं और वहां पुलिस की संख्या बहुत कम है, पुलिस बल है ही नहीं, तो वो दंगे भयानक बन सकते हैं। और अगर वहां पुलिस बल ज्यादा तैनात है, ज्यादा ताकतवर है, तो फिर वहां पुलिस दबा देगी दंगों को। यानी पुलिस जैसे छोटे मामले अगर सेना कहें, सेना बड़ी देश की जो बॉर्डर पे बैठी है, तो वो डिसीजन लेती है केंद्र सरकार। कोई राज्य नहीं कह सकता कि आर्मी में और भर्ती कर लो, राज्य नहीं कहेगा, ये केंद्र सरकार देखे कि हमारे पास डिफेंस में कितने लोग हैं, कितनों की भर्ती की जरूरत है, एयरफोर्स में कितने चाहिए, आर्मी में कितने चाहिए, नेवी में कितने चाहिए, या सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में। लेकिन किसी राज्य में पुलिस प्रशासन देखना है तो देश को मतलब नहीं है हरियाणा अपना खुद देखे कितनी भर्ती करनी है, राजस्थान खुद देखे, यूपी खुद देखे, बिहार खुद देखे, वो किसका विषय है, राज्य का। अपनी संभालो, क्योंकि ये तुम्हारी इंटरनल मैटर है। अब तुम्हारे राज्य की चीजें देश थोड़ी संभालेगा, अपने खुद देखो। तो बाजार मेले, पुलिस है, पंचायत है, पंचायत भी छोटा है, हर राज्य की अपनी मर्जी है, पंचायत का क्या कुछ तुम करोगे देख लो अपना, लिखा हुआ है, करना जरूर है ये काम, ठीक है। तो ऐसे करके एक लिस्ट बना दी। इस लिस्ट में कितने विषय हैं, 61 घटा दिए। यहाँ पहले 97 थे, अब 100 हैं, काम होता ना, यानी ये बढ़ी है लिस्ट। ये देखना, पहले 66 थे, घटा के 61 कर दिए, तो घटा दिए विषय किसके, राज्य सूची। यानी अब राज्य सूची के विषय पहले से कम हैं जितने पहले थे। फिर ये कहा कि भाई दोनों मिलके भी तो काम करते हैं, देश दोनों के मिलके चलने से भी तो आगे बढ़ेगा ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, अभी करंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप सब ने सुनी है कि भाई कुछ आई है, और थोड़ी बहुत सुन के समझ में भी आया होगा। प्लान बहुत अच्छा है, अगर एग्जीक्यूट हुआ तो, इंडिया की दिक्कत है प्लान बहुत बढ़िया बनते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। तो अगर एग्जीक्यूशन में आ गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर सिर्फ ये कागजी प्लान रह गया तो फिर तो वही होगा जैसा आज तक चला आ रहा है। और ये मत सोचना कि ये पूरी तरह नई है। नई शिक्षा नीति का 80% मसौदा पुरानी शिक्षा नीतियों जैसा ही है, बस वही बात है कि उसको प्रेजेंट ऐसे कर दिया जाता है, मीडिया ऐसे उछाल देता है कि पता नहीं क्या हो गया। ये सब चीजें काफी हद तक पहले भी थी, कुछ अच्छी चीजें नई भी आई हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये शिक्षा बिल्कुल नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा फील्ड है एजुकेशन का और मैंने बहुत डिटेल से चीजों को पढ़ा है, इसलिए बता रही हूँ। 1937 में गांधी ने बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें कहा था कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़े ना 5.5-6 घंटे के स्कूल में, इसमें 3.5 घंटे बच्चा हाथ से काम करे, मेहनत का काम करे, वो बढ़ई के पास जाए, वो पेंटर के पास जाए, वो दिए बनाए, वो मोमबत्तियां बनाए, वो कोई बागवानी करे। तो आपने जो ये पढ़ा ना 10 बैगलेस डेज जो हैं, जिसमें कह रहे हैं कि अड़ोस पड़ोस में लोकल किसी बढ़ई के पास ले जाएंगे, कुम्हार के पास, ये आज की चीज नहीं है। सुन के आपको लगोगा पता नहीं क्या चीज है। 1937 का जाकिर हुसैन का वर्धा प्रोजेक्ट यही सेम था, बस एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। ये जितनी चीजें हैं ना ये पहले भी थी, बिल्कुल नया ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बदल गया, बदला है। 20% मसौदा नया है, 80% पुरानी ही चीजें पेश नए ढंग से कर दी गई हैं। चलिए, तो तीसरी लिस्ट क्या है, इसमें इन दोनों का मिक्सचर है कि भाई तू भी काम कर, तू भी मिलके काम करो। एक एग्जांपल अब इसी से उठाया तो यहीं से दे दूं। शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी, आपकी मर्जी है। एज अ स्टूडेंट, अब जिन लोगों ने 10वीं 12वीं के एग्जाम दिए, आप सबके सामने ऑप्शन था या तो आप सीबीएसई का एग्जाम दें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का, या फिर आप एचबीएससी का एग्जाम दें,
पढ़ें हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का, या आप यूपी बोर्ड से पढ़ें, या आप बिहार बोर्ड से पढ़ें, आप राजस्थान बोर्ड से पढ़ें, आप महाराष्ट्र बोर्ड से, केरल बोर्ड से, हर राज्य का अपना बोर्ड भी तो है। इस देश में किताबें छपती हैं या तो NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या फिर हर राज्य की किताब छपती है SCERT। अब ये किसी भी स्कूल की मर्जी होती है, वो NCERT को अपना रोल मॉडल मान के उसको लगवाए बच्चों को, या वो SCERT को लगवाए, कोई बंदिश नहीं है। दोनों के बराबर कीमत होती है। 10वीं और 12वीं के मार्क्स में आप फॉर्म भर रहे हो ना, उसमें आप देखना लिखा जाता है, फॉर्म में एक सेक्शन होता है कि आपने CBSE या समकक्ष में, यानी उसकी टक्कर के बराबरी के किसी बोर्ड से 12वीं की हो इतने % मार्क्स के साथ, यानी CBSE समकक्ष मतलब सारे देश के बोर्ड इसमें आ गए। तो ये सब चीजें बराबर की हैं, और बराबर की जो लिस्ट है उसी को कहा जाता है समवर्ती। सम मतलब समान, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। तो समवर्ती पे दोनों कानून बनाते हैं, राज्य पे अकेला राज्य डिसीजन लेगा, केंद्र पे अकेला केंद्र डिसीजन लेगा। समवर्ती के टॉपिक जब हम आजाद हुए तो 47 थे, अब बढ़ा बढ़ा के 52 कर दिए। तो एक के घटाए हैं, एक के बढ़ाए हैं, 2 के बढ़ाए वैसे तो, लेकिन इनको देखें अगर तो ये 66 से 61 पे आ गए, और ये 47 से 52 पे आ गए, और ये 97 से 100 पे आ गए, लेकिन मेनली काम करते हैं 99 टॉपिक्स के ऊपर। उम्मीद करती हूँ ये तुम्हें समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुतों के समझ में नहीं आता। जनगणना किसका टॉपिक है? देश का। पुलिस किसका टॉपिक है? राज्य का। शिक्षा किसका टॉपिक है? दोनों का। शिक्षा के अलावा वन, एक आधा एग्जाम्पल और दे दूं, वन जैसे किसी भी अच्छी देश की एक पहचान होती है कि उसके टोटल एरिया, जितना एरिया जिस देश के पास है, उस टोटल एरिया के 1/3 पे वन या फॉरेस्ट या पेड़ होने चाहिए, तभी कहते हैं कि वो देश बढ़िया कहलाता है। एनवायरमेंटल के सेंस में भी कि भाई एनवायरमेंट इसका स्वच्छ होगा। और 1/3 का मतलब है 33% हिस्से पर पेड़ होने चाहिए, वन होने चाहिए। ये वन का मतलब घने जंगल नहीं है, पेड़ों की काउंटिंग भी इसी में की जाती है, ग्रीन बेल्ट टाइप जो होती है। तो इंडिया में इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है, और आज हम प्राउड से कह सकते हैं कि अब ये हो सकता है और बढ़ गया। मैंने लास्ट जितना पढ़ा था कि लगभग 25-26% के आसपास इंडिया में वन जो हैं वो हैं, टोटल मतलब पेड़ पौधे मिला के। 33% से थोड़ा दूर हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप देख रहे हो ना, हर साल ग्रीन बेल्ट जो है इसकी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, पेड़ों को काटना बिल्कुल मना कर दिया। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये सब, अब इसमें योगदान दोनों को देना है, देश भी योगदान करेगा और राज्य भी। लेकिन कहीं कहीं राज्य मजबूर हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में पंजाब को देखो, हरियाणा को देखो, और मेनली इनको, क्योंकि ये लास्ट में है। अब इन दोनों के पास एरिया ज्यादा नहीं है। यूपी है, यूपी के पास एरिया काफी है, तो यूपी इस जंगल वाली बेल्ट को मेंटेन कर सकता है। लेकिन हरियाणा और पंजाब अगर यहाँ पे जंगलों के रूप में पेड़ पौधे लगा देंगे तो हरियाणा और पंजाब पेट कैसे भरेंगे? आप अच्छी तरह जानते हैं, इस देश का पेट भरने में अगर 3 स्टेट्स का मैं नाम लिखूं तो उन 3 स्टेट्स में आ जाएगा पंजाब, यूपी और हरियाणा। है तो पूरा ही देश, जो खेती करता है वो सब योगदान करते हैं। लेकिन एक मेजर समझने की बात है कि भाई इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। यूपी में मिट्टी सोना उगलती है, हरियाणा में भी और पंजाब में भी, क्योंकि यहाँ पे भाई पूरा जलोढ़ मैदान है, पूरा ये जल से बना हुआ ढोकर लाई गई मिट्टी, यमुना, घग्गर, पुरानी सरस्वती, पूरा हरियाणा बना हुआ है इनसे। इन दोनों के बीच में ना, ये मान लीजिए घग्गर है, यहाँ यमुना है, ये बीच की बाउंड्री जो है यही तो है, इसी को तो आप हरियाणा कहते हो। ऊपर वो 5 नदियों वाला जो पंजाब है, 5 नदियां, उसके कारण, और पूरी गंगा और सहायक नदियां यूपी, इनके कारण। ये 3 सबसे ज्यादा पैदावार करने वाले राज्य हैं। अब इसमें से यूपी को हटा देते हैं क्योंकि यूपी के पास लैंड एरिया भी है, जमीन भी है ना, काफी बड़ा है वो देखने में। लेकिन हरियाणा तो बहुत छोटा सा है, पूरे देश की टोटल का 1.34% बस जमीन लेके बैठे हैं। पंजाब भी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि इससे थोड़ा सा और बड़ा लगा लो। इन दोनों ने अगर ये मान लिया कि हम 1/3 जंगल लगा लें तो फिर इस देश का पेट कैसे भरेगा? क्योंकि अगर ये 1/3 जंगल लगा लेंगे, पंजाब जो कि कितना आगे है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, जंगल लगा के बैठ गया तो देश भूखा मरेगा। इसीलिए इन दोनों ने वो 1/3 वाली बात नहीं मानी, और इन दोनों में प्रतिशतता की अगर मैं बात कर रही हूं तो 6 से 8% वन है बस, जबकि मैंने कितने की बात की है? 33%, तो काफी दूर है। अब वन हम बढ़ा भी लेंगे, लेकिन कितने बढ़ा लेंगे? ये थोड़ी कि हम 33% अगले साल करके दिखा देंगे। इस देश का पेट भरने के लिए
हरियाणा पंजाब उस कंडीशन को लंबे टाइम तक भी पूरा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मजबूरी है। बाकी स्टेट कर सकते हैं। अब जैसे एमपी है, बहुत ज्यादा जंगल हैं, नॉर्थ ईस्ट में खूब सारे जंगल हैं, भाई वहाँ कंडीशंस है। एमपी में बहुत ज्यादा खेती नहीं होती, होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ इतनी खेती होती है, तो जंगल की बेल्ट निप सकती है, लेकिन हरियाणा पंजाब में ये कंडीशन नहीं निप सकती। इसीलिए ये समवर्ती सूची का विषय है। जिसका मन करे वो इस कानून को मान लो, कानून तो ऐसा नहीं है, इस बात को मान लो, ना मन करे रहने दो। अब उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। समवर्ती पर दोनों कानून बना सकते हैं, देश भी और राज्य भी। अगर कभी लड़ पड़े तो एक कानून पे लड़ पड़े मान लो, तो फिर लिखा हुआ है कि केंद्र की बात मानी जाएगी, राज्य की बात नहीं चलेगी। यानी अगर आप समझ पाए तो केंद्र की लिस्ट पे केंद्र का अधिकार है, राज्य की लिस्ट पे राज्य का अधिकार है, समवर्ती पे दोनों का अधिकार है। पर अगर लड़ाई हो गई तो फिर केंद्र की चलेगी, समवर्ती वाले में भी। वैसे कोशिश करते हैं लड़ने की कंडीशन ना आए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मैंने आज आपको 7 लिस्ट करा दी। 7 तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली में क्या है, देश की जानकारी। दूसरी में वेतन भत्ते पेंशन, 2 नंबर का पैसा, इसमें राष्ट्रपति का सैलरी भी है, न्यायाधीश सबकी है। तीसरी में शपथ, 3 अक्षर, लेकिन 3 की शपथ नहीं है, 3 अक्षरों में। किस किस की? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ नहीं है। 4 लोग बैठे सभा, कौन सी सभा? राज्यसभा। हर राज्य के कितने मेंबर आएंगे? 5 की बनावट एस जैसी है, शेड्यूल एरिया ढूंढ लिया और ट्राइबल एरिया के लिए काम करना, ट्राइब्स के लिए। फिर छठी उसी जैसा लेकिन सिर्फ 4 एरिया के ट्राइब्स, कौन कौन सी? AMTM या ATM2, जैसा मन करे। असम, मेघालय, त्रिपुरा और जोर जबरदस्ती करके नाम लिखवाने वाला मिजोरम। ये हो गए 6। 7वीं में है शक्तियों का बंटवारा। 3 स्तर पर, एक केंद्र सूची जिससे पूरे देश पे प्रभाव आएगा, एक राज्य सूची जो सिर्फ राज्य को प्रभावित करती है मेनली, और एक दोनों की बराबर पावर दिखाने वाली समवर्ती। अगर लड़ पड़े समवर्ती पे तो केंद्र की चलेगी, केंद्र अपनी पावर्स का यूज केंद्र सूची पे करेगा, राज्य अपनी पावर्स का यूज राज्य सूची पे करेगा, ठीक है। आज हमने 7 लिस्ट पढ़ी। इसको थोड़ा सा मैं आपको इसको नोट्स में और देख लेते हैं, जो कि आप लोग, ये PDF आप तक पहुंच जाएगी, ताकि आप लोग जो आपको लिखना ना पड़े। अभी प्रस्तावना नहीं पढ़ाई मैंने, ये भी नहीं पढ़ाया अभी। जो पढ़ाया है सिर्फ उतना, ये देखिए, ये आज हमने पढ़ लिया। अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ये मैंने ना एक बुक से, अरिहंत जो हमारे पुराने बच्चे पढ़ भी रहे थे, उससे लिखवा दिया, क्योंकि किताब से सब्जेक्ट को कवर करना कॉन्फिडेंस पैदा करता है। अगर मैं अब यहाँ से चली जाऊँ बिना कुछ भी ये आपको PDF और अगर आप नोट्स ना लिखें तो आपके मन में रहेगा पढ़ा था पर याद नहीं है। इसीलिए या तो नोट्स होने चाहिए या हैंड रिटन बेस्ट होता है, पर अब टाइम नहीं है, इसलिए नोट्स के फॉर्म में इनको अपना पढ़ लेना। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, अगर किताब हो तो किताब से पढ़ लेना। किताब से ही मैंने टाइपिस्ट को कहा था लिखने के लिए, पर समझा अपनी भाषा में दिया। अनुसूची लिखा है तो मात्रा बड़ी होनी चाहिए, सूचियाँ लिखते हैं तो मात्रा छोटी होती है, थोड़ा टाइपिंग की मिस्टेक है, कोई बात नहीं, वो ठीक है। अनुसूचियां, पहली अनुसूची, पहली में क्या है? इसमें ये क्योंकि किताब से देख के उसने लिखा है, छोटी मोटी गलतियां मिलेंगी। इनमें भारतीय संघ के घटक राज्य टोटल 29 लिखे हैं, लेकिन अब कितने माने जा रहे हैं? अब 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब 2 UT के रूप में है। कौन कौन सी? एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, जिसकी 2 राजधानी है, लेह और कारगिल, और इसकी 2 राजधानी क्या क्या है? जो पुरानी थी वो एज इट इज है। तो इसमें 28 कर लेना, इसको ये थोड़ा सा चेंज कर लेना अपने आप। इस पे कौन सा कलर दिख जाएगा? व्हाइट ही दिखेगा, व्हाइट, अच्छा रेड दिखेगा इसमें, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, क्योंकि किताब से है ना, पुरानी बात हो गई अब ये। इसको 28 कर लेना, कल मैंने पढ़ाया था। और इसको 7 की जगह कितना कर लोगे? 8। और 26 जनवरी को 2 इकट्ठे कौन कौन से कर दिए? दमन दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है। तो पहली में राज्य की UT की जानकारी। दूसरी में क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों है ये को प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ते और पेंशन। सेकंड में क्या टिक मार्क करना, क्या याद रखना है? इसमें सैलरी है, भत्ते जो टाइम टू टाइम मिलते हैं, और पेंशन, इन तीनों का। तो दूसरी में 2 नंबर का पैसा है, एक शब्द पैसा याद करो, वेतन, भत्ते और जितनी सुविधाएं आएंगी, पेंशन, ये सब इसी में आएंगी। पहली में देश की जानकारी थी, वो ठीक कर लेना, 28 और 8 कर लेना, और इसमें याद रखना 2 नंबर का पैसा, तो पेंशन, भत्ते और सैलरी इसमें आएगी। इसके बाद तीसरी में क्या है? 3
3 अक्षर थे ना, शपथ, तो देखो क्या लिखा है इसमें, विभिन्न पदाधिकारी, पदाधिकारी जो किसी पद पे बैठे हो, आम जनता नहीं, इसमें आएंगे बड़े बड़े लोग जैसे पीएम और ये मंत्री वगैरह, पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। लेकिन 3 की शपथ इसमें नहीं है। कौन है वो 3 जिनकी शपथ नहीं है? इसमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, राज्यपाल की भी नहीं है, और इसमें उपराष्ट्रपति की। तो 3 की नहीं वाले जरूर याद रखना, ना राष्ट्रपति की शपथ है इसमें, ना राज्य के राज्यपाल की, और ना ही उपराष्ट्रपति की। ये 2 रा समझ गए, एक राज्य का हेड है और एक देश का हेड है, इनकी शपथ नहीं है। बाकी सबकी शपथ है, हर सांसद की, हर विधायक की, हर एमपी की, हर एमएलए की, हर मंत्री की, सबकी शपथ है सिवाय इन 3 के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 में है, और राज्यपाल की शपथ 159 में है। इसीलिए यहां नहीं है, अनुसूचियों में नहीं है, वो अनुच्छेदों में लिखी है। तो ये ध्यान रखना, शपथ का उल्लेख है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथी, 4 इकट्ठे बैठे तो सभा बनेगी, लेकिन लोकसभा नहीं है। इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरी जो अब 8 हैं कि राज्यसभा में, ये इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा, लोकसभा नहीं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव्स का विवरण दिया गया है। जैसे भाई हरियाणा से 5 जाएंगे, दिल्ली से 3 जाएंगे, या किसी राज्य से 10 जाएंगे, 20 जाएंगे, सब लिखा हुआ है। लोकसभा का नहीं है विवरण, सिर्फ राज्यसभा का है, ये ध्यान रखने की बात है। 5th में क्या है? 5 में क्या थी बनावट? एस जैसी ना, तो अनुसूचित क्षेत्र की बात करेंगे, अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, क्या होते हैं अनुसूचित क्षेत्र? जो कि किसी कारणवश आम जनता के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, या कुछ परेशानी रही, या दलित टाइप के थे, वो इलाके पहले फाइंड आउट करो, हर राज्य में मिल जाएंगे आपको, तो उनको फाइंड आउट करके उनकी प्रोग्रेस के लिए काम करो। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति, ये अलग एरिया है। जनजाति जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनका खान पान, संस्कृति, हर चीज अलग है, उनको बराबरी पर लाना। तो जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो 5 की बनावट ही एस जैसी है, तो SC ST समझ जाना। 6ठी में खास 4 को ले लिया, किस किस को? AMTM, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें खास ध्यान रखना है। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसमें गारो, खासी, जयंतिया का मैंने एग्जाम्पल दिया। तो ये 4 AMTM या ATM2 जैसे अच्छा लगे, AMTM मैंने खुद ऐसे याद किया था, तुम्हें ATM याद रहे वैसे याद कर लो। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणि नहीं है, अणा नहीं है, जोर जबरदस्ती वाला जोरम है, ठीक है, इनके बारे में है। तो 6ठी हुई। इसके बाद हमने 7वीं पढ़ ली। 7वीं में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियां मतलब यही जो मैंने लिख के दिखाई। पुलिस कौन बनाएगा? राज्य। लेकिन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कौन बनाएगा? केंद्र देखेगा। तो ये शक्तियों का बंटवारे को लेकर इसमें दिया गया। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। अब एक अनुसूची है 7वीं, उसमें 3 लिस्ट, सूची मतलब लिस्ट बनी है। कौन कौन सी? संघ है, यूनियन है, राज्य स्टेट है, और संवर्ती। संवर्ती को आप कह देते हैं कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, क्योंकि एक आधा बच्चा जो है उसका मीडियम इंग्लिश भी हो सकता है। तो स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट है, ठीक है। इसके बाद संघ सूची को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि संघ में कितने टॉपिक हैं। 100 टॉपिक है ना आज की डेट में, 99 पे काम होता है, पहले 97 थे। इस लिस्ट में, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, अब बढ़ा दिए गए हैं। राज्य के घटाए हैं, संवर्ती के बढ़ाए हैं और केंद्र के भी बढ़ाए हैं। तो 99, अब क्या लिखा है? वर्तमान के समय इसमें, इसको ठीक कर लेना, इसमें को, इसमें 99 विषय हैं। जैसे रक्षा, ये समझने का टॉपिक है। क्या क्या इसमें है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, ताकि अगर पेपर में 4 टॉपिक आए तो आप कंफ्यूज ना हो। वो थोड़ा टफ बनाने के लिए कहेंगे वीजा, जनगणना, रक्षा और पुलिस कौन सा नहीं है, तो तुम्हें पहचान करनी पड़ेगी। तो एक मोटा सा देखो तरीका समझ में आ जाए। भाई रक्षा देश की कौन करेगा? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी करेंगी ना, ये पुलिस थोड़ी है, ये अलग चीज है। विदेशी मामले, अब हमें चाइना से सामान लेना है नहीं लेना, इनकी ऐप बैन करनी है चलानी है, राज्य नहीं करेगा डिसीजन, देश करेगा। मुद्रा, पैसा बंद हुआ चलाया, सब
देश के हाथ में था। रेलवे भाई निजीकरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो एक राज्य थोड़ी बेच रहा है, देश देख रहा है इसको। आयुध, ये सारा राफेल जैसे एग्जाम्पल। परमाणु ऊर्जा, हमें परमाणु हथियार बनाने हैं नहीं बनाने, टेस्ट करने हैं नहीं करने, ये सारा पीएम और ये सब देखते हैं। पासपोर्ट, वीजा, ये कोई राज्य थोड़ी देखता है, इनके ऊपर नियम बनते हैं तो वो सारे देश, क्योंकि देश से जाएगा ना आदमी, वो जाके ये थोड़ी कहेगा कि आई एम फ्रॉम केरला, वो कहेगा आई एम फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया की पहचान है। नेशनल हाईवेज हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। बंदरगाह हैं जो नेशनल लेवल पे काम करते हैं, मुंबई पोर्ट है, कांडला पोर्ट है या नेहवा शेवा है, बड़े पोर्ट्स हैं, तो सारी चीजें यहाँ देश देखता है। डाक तार के काम अंग्रेजों ने बिछाया था, इसका सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, गलत यूज तो नहीं हो रहा, सब देश की टेंशन है। टेलीफोन के ऊपर भी देश का होल्ड है। डाकघर पोस्ट के ऊपर भी जनगणना, अब जनगणना होगी ना 2021 में होगी। हमारे देश में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लेकिन वो प्लान्ड नहीं थी। पहली प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड जनगणना हमने 1881 में की थी, और तब से लगातार जनगणना होते 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 अब जनगणना 2021 में होगी। और पहली बार सिर्फ एक बार जनसंख्या घटी मिली थी 1921 में। शुक्र है भगवान का, इतनी भयानक ये बीमारी इंडिया में उतना भयानक तरीके से फैली नहीं है। ये भी कोई भगवान की देन ही मान लो कि इंडिया, जहाँ की ये बीमारी इतनी खतरनाक हो सकती थी कि आधी आबादी इसके लपेटे में आ सकती थी, वहाँ वायरस ने उतना ज्यादा भयानक रूप नहीं दिखाया। जैसा कि देखो स्पेन में फैला, इटली में फैला, ये अपने कोरोना की बात कर रही हूँ मैं, ये यूरोप में जिस रूप में सामने आया ना, उसका ये 1/10 भी इंडिया में नहीं दिखा। इंडिया में उतना भयानक केस नहीं है जितने कि यूरोप में थे, नहीं तो जनगणना के आंकड़ों में अगले साल फिर वैसा ही आता जैसा 1921 में हुआ था। तो ये नहीं पता प्रकृति की कब ऐसी आपदा आ जाए। सिर्फ एक बार घटी थी जनसंख्या 1921 में, तो अब कब होगी अगली जनगणना? 2021 में। ठीक है, तो निगम कर है, कॉर्पोरेशन टैक्स है या समाचार पत्र हैं, इन सब के ऊपर जितना टैक्स लगता है ना, ये सब केंद्र सरकार ही देखती है। ये सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इसके बाद बस अब हम लास्ट में पहुंचने वाले हैं, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। राज्य सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। अगर ये देश से संबंधित हो, कोई देश से जुड़ा मुद्दा है, तो फिर देश ले लेगा इसको कि ये टॉपिक मैं देखूंगा। राष्ट्रहित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इसमें शुरू में विषय थे, वर्तमान में इसमें 62, यहाँ एक लाइन रह गई, शुरू में विषय थे इसमें 66, इसको बेशक यहाँ मेंशन कर लेना, यहाँ रह गया 66 विषय थे पहले स्टार्टिंग में, लेकिन वर्तमान में इसमें 62 विषय हैं। अब 61 विषय होना चाहिए था, ये थोड़ा बुक में हो सकता है गड़बड़ का पुराना दे रखा हो। 61 विषय हैं, जैसे कानून व्यवस्था। अब कानून तो पुलिस देखेगी ना, पुलिस की जिम्मेदारी राज्य अपने आप देखे, ये इसमें आ ही गया। स्थानीय शासन मतलब पंचायती राज, ये भी राज्य की जिम्मेदारी है। लोक स्वास्थ्य है, भाई हमें यहाँ इंजेक्शन लगवाने हैं या इस तरह के जो प्रोग्राम चलते हैं। स्वच्छता के ऊपर काम करना कि हमारे यहाँ जो गाड़ी घूम रही है गंदगी इकट्ठी करने वाली, गड्ढे कितने हैं, रोड कैसे, ये सब राज्य की जिम्मेदारी है। अस्पताल देखना, शव का अंतिम संस्कार जो है इसके प्रोसेस को देखना, कब्रिस्तान, बाजार, मेले, ये सब चीजें, जो कृषि पर जो कर लगेगा, भूमि भवन कर, ये सब चीजें राज्य अपने आप देखेगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट इस पर हम लोग आ गए, संवर्ती और पढ़ लेते हैं। यह है संवर्ती। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, दोनों, उसमें एक एक का नाम था, इसमें दोनों का नाम आएगा। दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लड़ाई हो गई तो केंद्र की चलेगी। संविधान के लागू होने के समय इसमें 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52, ये ठीक है, उस पिछले में 61 कर लेना, 52 विषय हैं। जैसे दंड विधि, भाई दंड पे राज्य का भी कानून है, छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे इसका भी। विवाह है या विवाह विच्छेद है, डाइवोर्स है, या इस तरह की चीजें हैं। मेन तो इसमें याद करो, वन शिक्षा, ये मेन है। शिक्षा में आपको एग्जाम्पल दिया, वन में एग्जाम्पल दिया। फिर विधि वृत्ति, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, संपत्ति का अर्जन है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण है, विद्युत बांटना, मतलब ये छोटे टाइप के जो, जिनसे कि देश पे प्रभाव ना पड़े, वो सारे पढ़े जाते हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, ये 3 लिस्ट हमने पढ़ ली हैं और 8वीं मैंने अभी नहीं पढ़ाई, तो ये 7 जो है ये आपको आज पढ़नी है। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको आज ये PDF में डलवा दिया जाएगा, आपके पास कल होंगे। अगर प्रिंट आउट निकाल लोगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मोबाइल से इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। आपके पास अरिहंत वाली अगर बुक हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अपनी टाइपिस्ट को भी अरिहंत की बुक ही दी है। लेकिन सिर्फ बुक पढ़ने से बात नहीं बनेगी। अब ये अनुसूचियां अगर सिर्फ किताब से पढ़ते तो याद ही नहीं होती, इसलिए इनको पहले समझना फिर किताब से पढ़ लेना। ठीक है, किताब ना हो तो PDF के फॉर्म में प्रिंट आउट निकलवा लोगे, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो चीजें पढ़ने में 5-10 मिनट लगते हैं। मोबाइल पे पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब कल आगे बढ़े।
पढ़ेंगे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूचियां पूरी करके। और अभी मैं जो पिछले 2 दिन का मैंने PDF से नहीं पढ़ा है ना, एक बार उसको भी पढ़ा दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। थैंक यू।